हेलो गाइस, व्हाट्सअप। जैसा कि आप सभी मेहनत करते होंगे साइंस की प्रिपरेशन करने में, आप सबको प्रॉब्लम आती होगी। जैसे कि हम देखते हैं सीटेट का एग्जाम हो गया, यूपी टेट का हो गया, सुपर टेट का हो गया, या जितने भी टेट के एग्जाम हैं, तो साइंस हम जितना भी पढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि कम। तो आपके लिए जो पांडे क्लासेज है, ये आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज लाया है। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही कम टाइम में आपके सारी थ्योरी को हम कवर करेंगे। ऑब्वियसली हम सुपर टेट को लेके चलेंगे। सारी थ्योरी कवर करने के बाद हम आपको साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे हम आपको कराएंगे, जिससे आपको आने वाले जो भी एग्जाम्स हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिट होंगी और आपको लगेगा कि हाँ, हमें साइंस में बहुत सारी चीज़ें अब हमें जानकारी मिलेगी। तो कल जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में, लाइव क्लास हमने दिया था, 50 से 55 मिनट का वीडियो था। तो उसमें हमने आपको बैलेंसी और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके बाद हमने एटॉमिक नंबर सीखा था, एटॉमिक मास सीखा था। तो बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखा। तो अब इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी हैं जो कि हम आप अभी करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, करीब आपको मैं 10 से 15 मिनट की एक एक वीडियो, 5 से 6 वीडियो दूंगा और आपका पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है? एटम है। तो एटम आपको पता है, हमने आपको बताया है कि एटम क्या है, आपका एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। और मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम जो है 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब होता है हमारा प्रोटॉन, और एन का मतलब होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटम है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन को किया था चैडविक ने। इसके बाद न्यूक्लियस की बात आती है। तो न्यूक्लियस आपका जो होता है एक सेंटर पॉइंट होता है। तो एक सेंटर पॉइंट की बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? रदरफोर्ड था। और रदरफोर्ड ने किस तरीके से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था? तो उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग, मतलब एक गोल्ड की परत पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल की 12,000 अल्फा कणों की उन्होंने बौछार करी थी। तो उसमें उन्होंने देखा था कि एक तरीके से हमने पढ़ा कि उसमें हमने देखा था कि कुछ अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए, क्योंकि उसमें क्या था कि जो उन्होंने गोल्ड फाइल लिया था तो उसमें क्या था कि उसमें स्पेस था, और कुछ अल्फा कण जो है कुछ एंगल्स में कन्वर्ट हुए थे, है ना। और उस 12,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो उस न्यूक्लियस या उस बीच के पॉइंट से, मिड पॉइंट से वो वापस आ गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है, एटम की साइज कितनी होती है? तो एटम की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 10 की पावर -10 मीटर होती है। हम कह सकते हैं कि एटम की साइज को हम एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो आपको 2 तरीके के इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है? तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। और अगर मीटर के बजाय हमने सेंटीमीटर पूछना है तो हमें डिवाइड में 100 कर देना है, तो हमें 1 एंगस्ट्रॉम में सेंटीमीटर की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये तो एटम की साइज हो गई। अब न्यूक्लियस की साइज क्या होगी? न्यूक्लियस की साइज हमें पता है कि जो है 10 की पावर -15 मीटर होती है। और हम कह सकते हैं कि 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 1 फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या है? एसआई यूनिट क्या है?
तो एंगस्ट्रॉम की असाइनमेंट क्या होगी आपकी, एटॉमिक साइज की असाइनमेंट एंगस्ट्रॉम होगी, एटॉमिक न्यूक्लियस की असाइनमेंट फर्मी होगी, है ना। एटॉमिक साइज की असाइनमेंट क्या होगी आपकी, एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक न्यूक्लियस की जो असाइनमेंट होगी वो क्या होगी, 1 फर्मी। तो इसके बाद हम देखते हैं हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इसके बाद एटम की साइज को क्लियर किया, इसके बाद हमने न्यूक्लियस की साइज को क्लियर किया। अब हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा वो जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स लाइक हम कह सकते हैं कि जिससे हम एटम बम वगैरह ये सारी चीजें हम मेड करते हैं। तो एक तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इसके बाद हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने किया था, हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो हमने आपको बताया था कि इनके जो सेल्स हैं मतलब कितने, K L M N O ये आपके सेल्स हैं। तो फर्स्ट आपका ये क्या है, फर्स्ट सेल है, तो N हमारा क्या हो जाएगा 1। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो इनकी वैल्यू होगी 2 × 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2। और अगर हम सेकंड सेल की बात करते हैं, सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं, तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी 2। तो हम यहाँ पे रख देंगे 2 × n की जगह पे 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से हम इनके सभी सेल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और किस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, 2n² के द्वारा। कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, सेकंड सेल में कितने हो सकते हैं 8, है ना, थर्ड सेल में कितने हो सकते हैं 18 हो सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद है एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी को जो देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, डॉल्टन। क्या नाम था, डॉल्टन। तो डॉल्टन ने ही बताया था कि जो एटम है वो क्या है, टिनी पार्टिकल्स है एंड कांट सेपरेट इन एनी पार्ट। मतलब हम उससे किसी भी पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर में दो चीजें होती है, एक तो आपकी इवन नंबर में होती है और एक ऑड नंबर में होती है ना। इवन नंबर में होती है और आपकी ऑड नंबर में होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एटॉमिक नंबर हमने आपको बता दिया, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक जैसे मान लो हमारा है 2He4, है ना। तो 2He4 है हमारा, तो 2 क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर है ना। इसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास है ना। तो ये हमारा एटॉमिक मास है। अब ये 2 आपका क्या है, ये बेटा आपका इवन नंबर है ना। तो जब एटॉमिक नंबर में आपका नीचे वाले पार्ट में आपका इवन नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक मास में 2 से एटॉमिक नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक जैसे हमारा एटॉमिक नंबर 2 है, मास में हम क्या कर देते हैं, एटॉमिक नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कब होगा, ये प्रोसेस कब होगा, जब इवन नंबर में होगा। और अगर ऑड नंबर की बात की जाए तो ऑड नंबर में आपको मैंने एक्सेप्शंस में कुछ लिख दिया है कि इनकी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। कौन कौन सा, हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। इसके बाद अगर ऑड नंबर में हम और सभी वैल्यू को देखें, जैसे लिथियम, तो लिथियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है 3 होता है। 3 क्या है, ऑड नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 2 × एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 3 है, और +1 कर देंगे। तो इससे हमें इसका एटॉमिक मास पता चलता है। जैसे कि अगर आप इनके एटॉमिक मास को लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रोसेस के द्वारा आप इनको कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का आपको पता है 1H1 हो गया, बेरिलियम का आपका क्या होता है 9 होता है, 7N आपका क्या होगा 14 होगा, 17 क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5 होगा। ठीक है ना। तो आपको मैंने वैसे 1 से 20 तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है
कि इनकी हमें वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, है ना, ऐसे मतलब इसमें प्लस या माइनस चार्जेस जो है वो किस तरीके से आपका होगा, ये भी हमने आपको बताया है। तो अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड को हमने कहा कि जेड को हम क्या मान सकते हैं, एटॉमिक नंबर मान सकते हैं, एटॉमिक नंबर, और ए को क्या मान सकते हैं, एटॉमिक मास। इसको हम एटॉमिक मास पे रख सकते हैं और जेड को एटॉमिक नंबर पे रख सकते हैं। तो लाइक एग्जांपल हमने कहा कि 10 प्रोटॉन हमने ले लिया और 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक्स को हम चार्ज से एलिमिनेट करते हैं, तो चार्ज कब होगा, चार्ज में जो प्रोटॉन होता है उसमें कितने चार्ज होते हैं, +1 चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में जो है -1 चार्ज होते हैं। इसके बाद अगर मान लो इन दोनों का चार्ज हमें निकालना है, किसका, अगर हमें 10 प्रोटॉन दिया है और 12 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमने पता है कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज। तो 10 आपका प्रोटॉन की वैल्यू हो गई और इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू, 12, तो आपका कितना चार्ज आ जाएगा, -2। तो हम एटॉमिक नंबर में देखते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन किया कि जैसे मान लो सोडियम हमारा, तो 11 सोडियम है, तो हमने आपको बताया कि बेटा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब Na+ में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, क्योंकि जब प्लस चार्ज की बात आ गई, तो जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की बात आएगी तो हमने कहा कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो मतलब जैसे मान लो सोडियम 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन में एक माइनस चार्ज होता है, तो 10 में से 11 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। तो एटॉमिक हमने नंबर लिखा, और हमें पता है कि ऑक्सीजन में कितना चार्ज माइनस होता है, तो 2 माइनस चार्ज होता है, और जब 2 माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमने कह दिया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो 10 और 10 होगी। और जब आपकी ये सिचुएशन बनेगी तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के सेम होंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद थोड़ा सा वेट करें, 1 मिनट। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, तो इसमें आप एटॉमिक मास मान लो, आपको एटॉमिक इसमें कुछ भी निकालना हो, चाहे आपको एटॉमिक मास निकालना आ जाए पेपर में, या प्रोटॉन निकालना आ जाए, या न्यूट्रॉन निकालना आ जाए, तो आपको बस इसमें आपको इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि एटॉमिक मास जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है कौन, एटॉमिक मास। जैसे मान लो सोडियम का क्या हमें पता है, 11Na23 होता है। अब ये हमें मान लो इसमें कुछ भी पूछ ले, मान लो पूछ ले कि न्यूट्रॉन, हमें न्यूट्रॉन को बताना है कि न्यूट्रॉन कितना हो, या हमें प्रोटॉन बताना है कि प्रोटॉन कितना होगा। तो हमें 2 चीजें इसकी पता होनी चाहिए, एक तो एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो न्यूट्रॉन हमें मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब जैसे ये हमारा क्या है 19U235, ये क्या है, मतलब यूरेनियम है। यूरेनियम आपका एक न्यूक्लियर रीजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और 235। ये बॉम्बार्डेड वगैरह जो हम कराते हैं तो उसमें बेरियम मतलब बोलते हैं कि ये जो आपका 92 यूरेनियम 235 है, ये आपका जब रिएक्शन करेगा, इसको हीट करेंगे तो बेरियम निकलेगा, है ना, और क्रिप्टॉन निकलेगा। मतलब इस तरीके से इसमें जो है एनर्जी जो है रिलीज होगी, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव आपका मेटल होता है जिससे हम एटम बम वगैरह बनाते हैं, न्यूक्लियर होता है। तो अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर, जेड को हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास है, जो हमारा एटॉमिक मास है वो ग्रेटर इक्वल होता है हमेशा किससे? एटॉमिक नंबर से। तो मान लो कोई भी एक क्वेश्चन आपके लिए आ जाए कि एक आपका कोई एक एलिमेंट है, वो क्या करता है? कंटेन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके किसके कंटेन करता है? एक तो प्रोटॉन के करता है, एक न्यूट्रॉन के करता है और एक इलेक्ट्रॉन के करता है। मतलब 3 एलिमेंट वो कंटेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के कितने? 18, प्रोटॉन के कितने? 16 और न्यूट्रॉन के कितने? 16। तो हमें इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताना है। तो मतलब इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से बता दिया 18, प्रोटॉन की वैल्यू भी इसने 16 बता दिया, न्यूट्रॉन की वैल्यू भी इसने 16 बता दिया। तो हमें पता क्या है? हमें तो ये पता है, हमने भी आपको जस्ट बताया कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ये मिल करके आपका एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो अब इसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख लो, प्रोटॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ है, रख दिया हमने। अब ये मिलकर के आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास कितना आ गया? 32। तो यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है जिसको हम चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज में क्या होता है? p प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अब प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 16, इलेक्ट्रॉन की 18। तो 16 में से 18 जाएगा -2। तो हम कह सकते हैं कि इस पे -2 चार्ज होगा। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 16 as 32 और इसमें कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज। तो सेंटर में आपका 2 माइनस चार्ज भी लगाते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालें तो कितना निकालेंगे? 2, 8 और 6। तो अब अगर मान लो इसकी वैलेंसी पूछ रहे कितनी होगी, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा, इसलिए इसमें क्या होता है? 2 इसका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना? 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किसने किया था? जे.जे. थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम वैसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था मिल्कॉन। क्या नाम था? मिल्कॉन था। और इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने परफॉर्म किया था, तो उस परफॉर्मेंस या उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही उन्होंने चार्ज की वैल्यू उन्होंने बताया था कि चार्ज की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है? -1.6 × 10⁻⁻19। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। भाई हमें इसका मास भी पता होना चाहिए, है ना? कभी कभी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मास जो होते हैं वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसके बाद अब मान लो हमें इनकी पूरी टोटल वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा? चार्ज बाय मास मतलब Q बाय m, है ना? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो चार्ज बाय आपका मास क्या हो जाएगा? इसको और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा? कैलोरी पर ग्राम, है ना? किलोग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इतना कैलोरी पर ग्राम आपका होगा। प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? ई गोल्डस्टाइन थे। और अगर इस प्रोटॉन को नाम देने की बात पूछ ले पेपर में, तो हम कह सकते हैं कि उसका नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रदरफोर्ड थे। कौन था? रदरफोर्ड था। अब अगर प्रोटॉन की चार्ज की बात आ जाए तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19। अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात आ जाए तो हम क्या लिख देंगे कि प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19। इसके बाद अगर प्रोटॉन के मास की बात की जाए तो मास इसका जो होता है वो 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालना चाहें, चार्ज डिवाइडेड मास, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9.58 × 10⁻4 कैलोरी पर ग्राम। इसके बाद न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं। न्यूट्रॉन में क्या है कि इसको डिस्कवर करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो जेम्स चैडविक साहब थे। अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहें तो सबसे
छोटा आपका इलेक्ट्रॉन होगा, फिर आपका प्रोटॉन होगा, फिर आपका न्यूट्रॉन होगा। अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना चाहें किसका, मास का, तो 1837 आएगा। और अगर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना चाहें, इनके मतलब मास, इनकी अगर हम दोनों में मास का कैलकुलेशन करना चाहें कि इनका मिला के मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कितना मास आएगा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कितना मास आएगा। और आप कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका हैवीएस्ट होता है, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट आपका न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है आइसोटोप और आइसोबार, है ना। तो आइसोटोप और आइसोबार, तो आइसोटोप और आइसोबार में हम थोड़ा सा बच गया है। तो आइसोटोप हम देखते हैं, है ना, और आइसोबार देखते हैं, है ना। तो आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और जो एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट हो। लाइक का एग्जांपल हम अगर देखना चाहें तो कार्बन को हम लेके चल सकते हैं, है ना, क्या है, एटॉमिक नंबर सेम। अगर जिसके भी आपको एटॉमिक नंबर सेम मिले तो आप सीधे कह सकते हो कि वो आपका क्या है, आइसोटोप, है ना। अब ये कैंसर वगैरह के उपचार वगैरह में भी जो है यूज करते हैं हमेशा। आइसोबार आपका क्या होगा, आइसोबार हमारा क्या है, एटॉमिक मास, इसमें बस इसका जस्ट अपोजिट कर दो, एटॉमिक मास इसमें सेम होता है, एटॉमिक मास विल बी सेम, एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा, और एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, है ना। तो डिफरेंट होगा। लाइक का एग्जांपल हम अगर देखने की कोशिश करें तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 आर्गन 40 और 20 CF40। तो आप देख सकते हो कि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 40 है, मास है जो 40 है, और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है। तो आज हमने ये देखा कि जो हमने कल के टॉपिक में थोड़े से आपके पार्ट बचे रहेंगे, क्योंकि एटम एंड मॉलिक्यूल हमने जो आपको कराया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप वीडियो देखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स को उसमें कवर किया है। इसके बाद जो भी आपके ये पॉइंट्स कुछ रह गए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के, है ना, तो इस आपके करीब 25 मिनट्स के वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें आपको कराई। तो कोशिश यही रहेगी कि 7 से 8 दिन में हम केमिस्ट्री के पूरे पोर्शन को हम कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद हम बायोलॉजी के पोर्शन पे चलेंगे, इसके बाद हम फिजिक्स के पूरे पोर्शन पे चलेंगे। तो जैसा ही करीब 15 से 20 दिन होएगा, उसके बाद हम इनके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका हम पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे। और मुझे ये लगता है कि आपको ये मेरी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारे मटेरियल्स हमने प्रोवाइड कराए हैं, और हमें भी आपसे उम्मीद है कि मेरा जो है छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करेंगे ज़रूर, और सब्सक्राइब भी करेंगे, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे बटन भी दबाएंगे, और आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट भी करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।